जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और आइए 3 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत एमएसएमई मंत्रालय ने किस लघु उद्योग से जुड़े कारीगरों के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया है। तो ये जो प्रोग्राम है वह शुरू किया गया है अगरबत्ती निर्माताओं के लिए। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दरअसल कोविड-19 के कारण बहुत सारे लोगों के रोजगार चले गए, तो इसीलिए एमएसएमई मंत्रालय ने ग्रामोद्योग विकास योजना के अंतर्गत जो भी कारीगर अगरबत्ती के निर्माण से जुड़े हुए हैं उनमें से 200 को 200 ऑटोमेटिक अगरबत्ती बनाने की मशीन और 40 मिक्सिंग मशीन दी गई है। और ये जो सभी कारीगर हैं उनको खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी और उनके लिए कच्चा माल भी खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि जो अगरबत्ती में आपको अंदर लकड़ी मिलती है वो अक्सर होती है बैम्बू की, यानी कि बांस की लकड़ी होती है। और सरकार का ये भी उद्देश्य है कि जो हमारे यहाँ के बांस हैं उनका ही ज़्यादा प्रयोग किया जाए। इसीलिए अभी हाल ही में सरकार ने अगरबत्ती में जो बांस का प्रयोग किया जाता है उस पर आयात शुल्क को 10% से बढ़ा करके 25% कर दिया है, जिससे बाहर से जो बांस आते हैं उनके आयात को कम किया जा सके। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा जो आयात नीति है उसमें अभी तक अगरबत्ती के जो आइटम होते थे उनको फ्री ट्रेड में शामिल किया गया था, लेकिन जो नई आयात नीति है उसमें अगरबत्ती के आइटम को प्रतिबंधित व्यापार यानी कि रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड में शामिल किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। एमएसएमई मंत्री की बात करते हैं तो इसके मंत्री हैं नितिन गडकरी। कौन? नितिन गडकरी, जो कि नागपुर से सांसद हैं। अगला प्रश्न है, किस देश में स्थित सैविक की रसायन उत्पादक संयंत्र 100% अक्षय ऊर्जा से चलने वाला विश्व का पहला बड़े पैमाने का रासायनिक उत्पादन संयंत्र होगा? तो ये जो सैविक का रसायन उत्पादन संयंत्र है ये आपको मिलेगा स्पेन देश में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जो ये सैविक कंपनी है ये सऊदी अरब की तेल कंपनी सऊदी अरामको की एक सहायक कंपनी है और इसका नाम है सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। और इस कंपनी के द्वारा दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रसायन उत्पादक संयंत्र लगाए गए हैं, यानी कि केमिकल प्रोडक्शन किया जाता है सैविक कंपनी के द्वारा। तो सैविक कंपनी अब यहाँ पर यानी कि स्पेन में 70 मिलियन यूरो का निवेश करेगी और इस 70 मिलियन यूरो के निवेश के साथ ये 2,63,000 सोलर पैनल लगाएंगे और इनके माध्यम से 100 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेंगे। और ये जो इनका उत्पादन है वह 2024 से पूर्णतः शुरू हो जाएगा, यानी कि इस रासायनिक संयंत्र को जितनी बिजली की आवश्यकता होगी उतनी बिजली का निर्माण ये अक्षय ऊर्जा के माध्यम से करेंगे। इसीलिए ये दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर चलने वाला रासायनिक संयंत्र होगा जो कि 100% अक्षय ऊर्जा से संचालित होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अक्षय ऊर्जा के बारे में आपको सबसे जरूरी चीज़ ध्यान रखनी है कि भारत सरकार का 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है। स्पेन की बात हुई है तो ये आप देख सकते हैं स्पेन को, जो कि पुर्तगाल और फ्रांस के साथ में अपनी सीमा बनाता है। इसकी राजधानी आपको मिलेगी मैड्रिड में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो ऐप को आप जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि यहाँ पर आप डेली की क्विज दे सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में होती है क्विज, तो इसीलिए आप लोगों से एक बार मैं फिर कहूँगा कि क्विज आप ऐप के ऊपर जा करके जरूर दिया करें। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान की शुरुआत की? तो ये शुरू किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दरअसल आप देख ही रहे होंगे कि कोविड-19 का जो संक्रमण है वह अपने देश में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। तो इसीलिए कोविड-19 संक्रमण से बचाव के उपायों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य के अधिकांश जिलों में एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान की शुरुआत की गई है। और इसी के अंतर्गत नगर निगम के द्वारा जन जागरूकता रथ भी चलाया जाएगा, जिससे लोगों को कोविड-19 संक्रमण के बारे में जागरूक किया जा सके।
और अभी कुछ समय पहले रोको टोको अभियान भी मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है, किस राज्य के वन विभाग ने 8 जिलों में चलाए गए वृक्षारोपण अभियान के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये रिकॉर्ड बनाया है उत्तर प्रदेश ने। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में 28 जुलाई को 8 जिलों में एक वृक्षारोपण का अभियान चलाया गया और इस अभियान के अंतर्गत 1 घंटे में 240 स्थानों पे एक साथ वृक्षारोपण किया गया और इस प्रकार से कुल 25 करोड़ वृक्ष लगाए गए और इसीलिए ये जो अभियान है उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। और अगर आपको याद हो तो पिछले वर्ष भी उत्तर प्रदेश के द्वारा अपने वृक्षारोपण अभियान के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया गया था। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस पैक और क्रेडई के मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया है हमारे शहरी और आवास मंत्री, इसके अलावा नागरिक और उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 8 जुलाई 2020 की बात है। तो उस समय केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस को मंजूरी दी गई थी और इस योजना के अंतर्गत जो भी शहरों में निवास करने वाले गरीब लोग हैं या फिर जो शहरों में रहने वाले प्रवासी हैं उन सभी लोगों को किफ़ायती किराए के ऊपर आवास उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि ये जो आवास योजना है इसके अंतर्गत क्या होता है कि जिनके पास घर नहीं है उनको घर दिया जाता है या ज़मीन दी जाती है, उसके अलावा पैसे दिए जाते हैं जिससे वे घर का निर्माण कर सकें। लेकिन ये जो योजना है इसके अंतर्गत मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, तो वहाँ पर आपको किफ़ायती किराए के माध्यम से सरकार के द्वारा आवास उपलब्ध कराया जाएगा, जहाँ पर आपका 25 वर्षों के लिए एग्रीमेंट हो जाएगा और सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराए गए उस आवास में आप एक फिक्स किराया दे करके 25 वर्षों तक निवास कर सकते हैं। और सरकार की ये भी योजना है कि इस पैक के अंतर्गत 100% FDI को भी मंजूरी दी जाए, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर मंजूरी दी जाए। तो ध्यान रखिएगा, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेज ये पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत आता है और इसे अभी लॉन्च किया गया है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा, जो कि शहरी और आवास मामलों के मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, खादी व ग्रामोद्योग आयोग से आपूर्ति करने वाला देश का पहला अर्धसैनिक बल कौन बना? तो ये बन गया है ITBP, यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब ये आपूर्ति करने का मतलब क्या है? जैसे कि कोई भी हमारा अर्धसैनिक बल होता है तो जाहिर सी बात है उसमें बहुत सारे जवान होते हैं और इन सभी जवानों के लिए बेसिक चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कि तेल हो गया, दरी हो गया, योगा किट हो गया, बेडशीट हो गया, तौलिया हो गया। तो ये सारी चीज़ें अब ITBP के द्वारा खादी और ग्रामोद्योग के माध्यम से खरीदी जाएंगी, या आप कह सकते हैं खादी व ग्रामोद्योग आयोग से खरीदी जाएंगी। तो अभी इसके अंतर्गत ITBP ने KVIC से 12 कुंटल सरसों का तेल खरीदा है। बात करते हैं ITBP की, तो आपको ध्यान रखना है कि ये चीन के बॉर्डर पर तैनात है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। मुख्यालय इसका आपको मिलेगा नई दिल्ली में। इसके महानिदेशक कौन हैं? तो SS देसवाल इसके महानिदेशक हैं और SS देसवाल जी के पास में इस समय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी है। और ये प्रभार क्यों है? क्योंकि BSF के जो महानिदेशक थे BK जौहरी जी, अब ये मध्य प्रदेश के नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बन चुके हैं, यानी कि DGP बन चुके हैं। तो BSF के महानिदेशक का पद यहाँ पर खाली था, तो अब SS देसवाल जी BSF के भी महानिदेशक हैं। अगला प्रश्न है, आशीष भाटिया किस राज्य के नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रूप में नियुक्त किए गए? तो ये नए DGP बन गए हैं गुजरात राज्य के। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। गुजरात राज्य में अभी तक के DGP थे शिवानंद झा, जो कि अब सेवानिवृत्त हो गए। तो इसीलिए अहमदाबाद के पुलिस आयुक्त आशीष भाटिया को राज्य के पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्ति हुई है। और ध्यान रखिएगा, ये जो DGP का पद होता है ये पुलिस का सबसे ऊंचा पद होता है, यानी कि पूरे राज्य की जो पुलिस होती है वह
इन्हीं डीजीपी के दिशा निर्देशानुसार कार्य करती है। कुछ अन्य डीजीपी भी अभी बनी हैं, जैसे कि आर श्रीलेखा, ये बनी है केरल की ये पहली महिला आईपीएस अधिकारी भी रही हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बीके जौहरी मैंने आपको बता ही दिया, मध्य प्रदेश के, और हितेश चंद्र अवस्थी ये उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बने हैं। अगला प्रश्न है, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड ने किसे अपने अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में नियुक्ति की गई है उर्जित पटेल जी की। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और उर्जित पटेल जी के बारे में आपको पता ही होगा कि ये आरबीआई के 24वें नंबर के गवर्नर रह चुके हैं, और यहाँ पर ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा 5 वर्षों के लिए अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के पद पर इनकी नियुक्ति की गई है। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड की बात करते हैं तो आपको इसके बारे में ये ध्यान रखना है कि वर्तमान में ये भारत की निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है। इसका मुख्यालय आपको मुंबई में मिलेगा और इसके एमडी हैं भारत सेठ। अगला प्रश्न है, किस बीमा कंपनी द्वारा एसएन राजेश्वरी को अपने अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, प्रबंध नहीं है ये है प्रबंध, तो प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, यानी कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये बनी है ओरिएंटल इंश्योरेंस लिमिटेड की। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब आपको याद होगा कि हम लोगों ने मई में भी डिस्कस किया था कि ये नियुक्त की गई हैं, और एक बार फिर से डिस्कस कर रहे हैं। तो उस समय हमारे यहाँ पर जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है उसके द्वारा इनके नाम की अनुशंसा की गई थी केंद्र सरकार से, और अब यहाँ पर केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा इनके नाम को मंजूरी दी गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और बैंक बोर्ड ब्यूरो ने क्यों रिकमेंडेशन किया? क्योंकि ओरिएंटल इंश्योरेंस भारत की एक पब्लिक सेक्टर क्षेत्र की बीमा कंपनी है। तो एसएन राजेश्वरी ने एबी गिरिजा कुमार का स्थान लिया है। इसकी बात करते हैं यानी कि ओरिएंटल इंश्योरेंस की, तो मुख्यालय आपको इसका मिल जाएगा नई दिल्ली में। और अभी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के द्वारा प्रकाश चंद कांडपाल की नए एमडी और सीईओ के रूप में भी नियुक्ति हुई है। इसके अलावा इक्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस की बनी है अनामिका रॉय, तो ये तो मुझे भी याद है। और दूसरा है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, इसकी बने हैं पराग राजा एमडी और सीईओ। इक्को टोक्यो की अनामिका राय बनी है एमडी और सीईओ। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ 30 सेकंड में कोविड-19 के रैपिड टेस्टिंग के लिए समझौता किया है? तो भारत ने ये समझौता किया है इजराइल के साथ में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दरअसल भारत सरकार के द्वारा इजराइल के साथ में ये समझौता हुआ है, और इसके अंतर्गत दोनों देशों के जो साइंटिस्ट हैं वह इस समय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 4 अलग प्रकार के तकनीक के ऊपर ट्रायल कर रहे हैं। ये आपका है वॉइस टेस्टिंग, यानी कि बोलने की आवाज़ में क्या परिवर्तन होता है। ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट है, यानी कि सांस की टेस्टिंग की जाएगी। आइसोथर्मल टेस्टिंग है। उसके अलावा पॉलीएमीन एसिड टेस्टिंग है। तो इन सब टेस्टिंग का जो रिजल्ट अभी है वह 2 हफ्तों के बाद में आएगा, और उसके बाद में पता चलेगा कि क्या ये टेस्टिंग वैलिड है, और अगर ये टेस्टिंग अच्छे से काम करती है तो मास प्रोडक्शन पर इसका निर्माण भारत में किया जाएगा, जिससे लोगों को आसानी के साथ में कोविड-19 से बचाया जा सके और उनकी रैपिड टेस्टिंग की जा सके। इजराइल की बात करते हैं तो इसकी राजधानी आपको जेरूसलम में मिलेगी। मुद्रा यहाँ की है शेकेल, और पीएम यहाँ के हैं बेंजामिन नेतन्याहू। ये आप लोकेशन देख सकते हैं, ये जो आप रीजन देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपका पूरा है इजराइल। कौन सा है? इजराइल है। ये सीरिया के साथ में, जॉर्डन के साथ में, यहाँ पर आपको मिलेगा मिस्र, इनके साथ में अपनी सीमा बनाता है। और ये आपका है मेडिटेरेनियन सी, तो मेडिटेरेनियन सी के साथ में भी इसकी सीमा लगती है। और आपको ध्यान रखना है ये एक छोटा सा देश यहाँ पर है जिसका नाम है साइप्रस। तो ये भूमध्य सागर में स्थित छोटा सा द्वीपीय देश है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह यानी कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष अगस्त माह के पहले सप्ताह, यानी कि 1 से लेकर के 7 अगस्त तक। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो मुख्य रूप से स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए, और जो हमारे बच्चे होते हैं यानी कि छोटे बच्चे होते हैं उनके स्वास्थ्य में सुधार के लिए यह दिवस प्रत्येक वर्ष, यह सप्ताह प्रत्येक वर्ष 1 से लेकर के 7 अगस्त तक मनाया जाता है। थीम आपको ध्यान रखनी है, तो इस बार इसकी थीम है सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर ए
हेल्दियर प्लानेट, यानी कि बेहतर प्लानेट के लिए हमें स्तनपान को सपोर्ट करना है। तो ये जो दिवस है इसकी शुरुआत वर्ल्ड एलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन के द्वारा WHO और यूनिसेफ के साथ में मिलकर के 1992 में पहली बार वैश्विक रूप पर की गई थी। और WHO की यहाँ पर रिकमेंडेशन है कि जो भी माएँ होती हैं उनको अपने बेबी को पहले 6 माह तक केवल माँ का दूध पिलाना होता है, और उसके बाद में अगर हो सके तो उन्हें अपने बेबी को 2 वर्षों तक माँ का दूध पिलाना होता है। यानी कि यहाँ पर 6 माह तक बच्चे के लिए सिर्फ माँ का दूध ही होना चाहिए, और उसके बाद में 6 माह से लेकर के 2 साल तक बच्चे को अन्य खाना भी दिया जाना चाहिए जो भी वह खाए। उसके अलावा उसको इस दौरान भी माँ का दूध दिया जाना चाहिए। और माँ का दूध बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि जो भी पोषक पदार्थ उसको माँ के दूध से मिलते हैं वो कहीं अन्य प्रकार से बच्चे को नहीं मिल सकते हैं, और इससे बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो ध्यान रखिएगा 1 से 7 अगस्त तक ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में ग्रीन एग्रीकल्चर परियोजना की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की गई है मिजोरम राज्य में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दरअसल केंद्र सरकार के द्वारा ये जो योजना है ये कुल मिलाकर के 5 राज्यों में चलाई जानी है। कौन कौन से राज्य हैं? मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड। तो अभी भारत सरकार के द्वारा सबसे पहले मिजोरम राज्य में इसकी शुरुआत की गई है। तो इस योजना के अंतर्गत जो कृषि से होने वाला उत्सर्जन है उसको कम करना है। इसके अलावा सतत कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रीन एजी परियोजना की शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। अब इस योजना की बात करते हैं तो इसमें जो पैसा खर्च होगा वो पैसा आएगा ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी से, और उसके बाद में कृषि मंत्रालय के अंतर्गत जो कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग है उसके द्वारा इस योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ये जो योजना है वो है 5 राज्यों के लिए, और उनमें से सबसे पहले शुरू किया गया है मिजोरम राज्य में। अगला प्रश्न है, टी लेंग हुई जिनका हाल ही में निधन हुआ किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो टी लेंग हुई की बात करते हैं तो ये ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दरअसल ये 1988 से लेकर के वर्ष 2000 तक ताइवान के राष्ट्रपति रह चुके हैं, और ताइवान में जो लोकतंत्र है उसके जनक के रूप में माना जाता है टी लेंग हुई को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ताइवान तो इसकी राजधानी है तैपेई में। राष्ट्रपति यहाँ की हैं साई इंगवेन जो कि दूसरी बार यहाँ की राष्ट्रपति बनी हैं, और ताइवान की ये पहली महिला राष्ट्रपति भी हैं, और यहाँ की मुद्रा है ताइवान डॉलर। तो ये आप लोकेशन देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मिलेगा ताइवान, और ये आपका है चाइना। चाइना को हम लोग पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जानते हैं, और ये जो ताइवान है इसे हम लोग रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जानते हैं। तो अगर कहीं पर आपको रिपब्लिक ऑफ चाइना देखने को मिले तो समझ जाइए वो है ताइवान, और अगर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना देखने को मिले तो वो आपका होता है चाइना, यानी कि ये जो मेनलैंड है। दरअसल 1949 में जब यहाँ पर गृह युद्ध समाप्त हुआ था, यानी कि जो 2 पार्टियाँ आपस में लड़ रही थी उनमें से जो पार्टी विजेता रही थी माओ जेडोंग की पार्टी, तो उसने इस पूरी एरिया पर अपना अधिकार कर लिया था, और बाकी जो पार्टी यहाँ पर हार गई थी वो चली आई थी ताइवान में। तो इसीलिए ये 2 अलग अलग देश बन गए थे। हालांकि चाइना के द्वारा अभी भी ताइवान के ऊपर अपना पूरी तरीके से क्लेम किया जाता है। तो ये रहा आज का करंट अफेयर। चलिए अब कल के प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी के विरुद्ध कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला आया? तो ये मामला आया है भारतीय टीम के वर्तमान कप्तान विराट कोहली के विरुद्ध, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला होता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा एक से ज़्यादा पदों के ऊपर कार्य करना, और कुछ इस प्रकार के पद जिससे वह किसी अपने जानने वाले को फायदा पहुंचा सकता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये दिया गया है अरुणाचल प्रदेश के एक डायरेक्टर हैं जिन्होंने एक शॉर्ट मूवी बनाई थी, और उसी के लिए इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 दिया जाएगा। नाम इनका है केजोंग डी थोंगडोक। तो ये इनका नाम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित असीम पोर्टल ये लॉन्च किया गया है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में जो बेस्ट पुलिस स्टेशन का
बेस्ट पुलिस स्टेशन की रैंकिंग आई है, उसमें हिमाचल प्रदेश का जो हमीरपुर जिले में नादौन पुलिस स्टेशन है ये रहा है पहले स्थान पे। और टिकटॉक बैन हो चुका है, तो उसके बाद में कई सारे अन्य ऐप भी आपको मार्केट में देखने को मिले होंगे। और इसी के अंतर्गत इंस्टाग्राम के द्वारा अपने इंस्टाग्राम के ऊपर ही रील्स नामक शॉर्ट वीडियो फीचर ऐप को लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया है इंस्टाग्राम ने। और इंस्टाग्राम पे अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है या अगर आपकी कोई क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्टली मेल मैसेज कर सकते हैं। तो ये रहा कल के प्रश्न। आइए आज के प्रश्न देख लेते हैं। उत्तराखंड राज्य के मुख्य सचिव के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? भारत द्वारा किस देश से कलर टेलीविजन की आयात पर रोक लगा दिया गया? भारत द्वारा किस देश के साथ अरद व कारमेल असॉल्ट राइफल के निर्माण के लिए समझौता हुआ है? विश्व युवा कौशल दिवस ये कब होता है और इसका विषय क्या है इस वर्ष? 39वें स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।